है। निखिल के मुंह से ये बात सुनकर मधु अंदर ही अंदर बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन आंसुओं को निखिल से छिपाने के लिए वहां से चली जाती है। मधु को जाता देख प्राची भी एक्सक्यूज मी कहकर वहां से निकल जाती है। यार तुम ऐसे वहां से क्यों चली आई? प्राची मधु के पास आकर बोली। प्राची, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस इंसान को किसी और के साथ देखूं। टूट चुकी हूँ मैं, वैसे भी पूरी तरह। इतना कहकर मधु जोर जोर से रोने लगती है। मधु को रोते देख प्राची उसे गले लगा लेती है और खुद भी रोने लगती है। एक यही कारण है जो मुझे किसी से प्यार नहीं करने देता। मधु को ऐसे रोते देख प्राची बहुत उदास थी। प्राची मधु को लेकर वापस रूम पर जाती है और मधु से डिनर करने को कहती है। इस पर मधु बोलती है कि उसे भूख नहीं है और बस इतना कहकर मधु अपना कंबल ओढ़कर बेड पर लेट जाती है। प्राची भी बिना डिनर किए सो जाती है। अगली सुबह मधु अभी भी सोई थी। मधु उठ, देखना 8 बज रहे हैं। प्राची ने जैसे ही मधु को ढकेल कर उठाया तो मधु झट से उठकर बैठ गई और हड़बड़ी में अलमीरा से अपने कपड़े और टॉवल उठाकर वॉशरूम में जाने लगी। ये देखकर प्राची हंसते हुए बोली, अरे मैडम, आज कॉलेज का ऑफ है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से नहाइएगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वैसे भी मुझे गुड़गांव जाना है आज काम के लिए। मधु ने अपने कपड़े बेड पर रखते हुए कहा। कौन से काम के लिए? कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूँ कि पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लूँ और अभी बहुत सारी कंपनीज में वैकेंसीज खाली है। मधु ने जैसे ही अपनी बात खत्म की उसी वक्त किसी ने डोर बेल बजाई। शायद दूध वाला होगा। प्राची दूध का पतीला लेकर कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली। दूध वाले से दूध लेकर प्राची अंदर वापस आई तो उसने देखा कि मधु नहाने के लिए वॉशरूम में अंदर जा चुकी है। प्राची ये देखकर किचन में गई और रोजाना की तरह ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी। इतने में मधु अपने बालों को टॉवल बांधते हुए किचन में आई। उसे आते देख प्राची ने झट से सवाल किया, अभी तुझे जॉब की क्या जरूरत है? I mean, अभी तुझे कॉलेज भी जाना होता है तो ऐसे में जॉब कैसे कर पाएगी तू? वैसे मैं सब हैंडल कर लूंगी। मैं जॉब का टाइमिंग इवनिंग शिफ्ट का रखूंगी। इवनिंग शिफ्ट में काम भी आराम से हो जाएगा और कॉलेज भी। मधु ने डिब्बे में से कुकीज निकालते हुए कहा, पर अभी जॉब की क्या जरूरत है? I mean to say, अभी सब ठीक है, फाइनेंशियल भी तुम स्ट्रॉन्ग हो, आंटी अंकल भी ठीक है, तुम्हारे भाई भी पुणे शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे में जॉब की क्या जरूरत है तुम्हें? ड्रेसिंग पर खड़ी अपने चेहरे पर आईलाइनर लगा रही मधु जब प्राची के मुंह से ये बात सुनती है तो थोड़े एटीट्यूड में जवाब देते हुए बोलती है, यार मैं ये जॉब फाइनेंशियल कंडीशन के पीछे नहीं बल्कि खुद की खुशियों के लिए कर रही हूँ। इन 4 दीवारी के कमरों में रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ, मन नहीं लगता है अब मेरा, और कॉलेज की वो बोरिंग पढ़ाई तो मेरे वैसी पढ़ने नहीं पड़ती। हाँ, तभी तो राघव तुझे अपने डाउट्स क्लियर कराने आता है। प्राची मधु को चिढ़ाते हुए बोली, अरे नहीं यार, वो बस मुझ पर लाइन मारता है और कुछ नहीं, वरना उसे अगर सच में डाउट क्लियर करने होते तो वो तेरे चक्कर काट रहा होता। कॉलेज की टॉपर तू है, मैं नहीं। हाँ, मुझे पता है, तो बस मजाक कर रही थी। चल, बेस्ट ऑफ लक तेरे जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। अभी मैं अपनी मौसी के यहाँ निकल रही हूँ, 2 दिन से वो बुला रही है, तो सोच रही हूँ कि उनसे मिलाऊं। आज तुम जब जॉब इंटरव्यू देकर लौटो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं भी शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखा है तो करते हुए जाना, ठीक है? मधु अपने पर्स में से पैसे गिनते हुए बोली। इतना कहकर प्राची भी तैयार होकर अपनी स्कूटी पर अपनी मौसी के यहाँ रवाना हो गई और मधु भी तैयार होकर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर जॉब इंटरव्यू के लिए गुड़गांव रवाना हो गई। गुड़गांव पहुंचकर मधु एक शानदार ऑफिस में कदम रखती है जहाँ सब कांच के फ्रेम में होता है। इसका फ्लोर भी कांच से बना हुआ था। सामने लगी कांच की दीवार में मधु अपना हुलिया ठीक करती है और फिर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन बहुत खुश होती है, ये सोचकर कि उसे मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। मधु पास में रखी बेंच जिस पर पहले से ही करीब 5-6 लोग बैठे हुए थे जाकर बैठ जाती है। मधु उन लोगों को गौर से देखती है। उन 5 लोगों में से 2 लड़कियां और 3 लड़के थे जो शायद इंटरव्यू के लिए ही आए थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मैनेजर कब तक आएंगे? बेंच पर बैठे एक हैंडसम से लड़के ने कंपनी के पियोन की ओर इशारा करते हुए कहा।
कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैनेजर सर टाइम पर होते हैं, पर आज उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया है, तो हो सकता है वो 1 या 2 घंटे में आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो आज ऑफिस ना आए। ये सुनकर बेंच पर बैठे सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर सामने घड़ी की ओर देखकर अपना सिर हिलाकर फिर वहीं चुपचाप बैठ गए। पर जब करीब 1 घंटा बीतने के बाद मैनेजर नहीं आया, तो एक लड़की जो कि वहीं बेंच पर बैठी थी, अब तक मैनेजर का इंतजार कर रही थी, चिल्लाकर बोली, जब मैनेजर को आना ही नहीं था तो फिर हमें यहाँ क्या करवाने के लिए बुलवाया है। इतना कहकर वो उठी और गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गई। पर बाकी के 4 लोग जो कि बेंच पर बैठे हुए थे, अभी भी उसे देख रहे थे। उसकी सैंडल पर खटखट की आवाज अब तक ऑफिस की दीवारों में गूंज रही थी। मधु ने उन लोगों की तरफ हल्की स्माइल के साथ देखा। वो सब अभी भी मैनेजर के आने का इंतजार कर रहे थे। शायद ये जॉब उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वरना ये लोग यूं 4-4 घंटे बैठकर जॉब इंटरव्यू के लिए मैनेजर का इंतजार ना कर रहे होते, जैसे मधु कर रही थी। अब आगे क्या होता है? क्या ये जॉब मधु को मिलती है या इस बार कोई निराशा हाथ लगती है? सुनिए।